मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग स्पेशल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। बेटा स्पेशल ट्रांजैक्शन में कुछ क्राइटेरिया होती है जिसको कुछ नाम जानते हैं हम लोग, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्योर्ड, डेप्रिसिएशन या लॉस बाय फायर या एनी लॉसेस एक्सेट्रा, इंश्योरेंस, ये सब टॉपिक है अपना। लेकिन आज हम लोग इनमें से दो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। दो टॉपिक का नाम है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। वो दोनों टॉपिक है, एक आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग इनकम भी और आउटस्टैंडिंग क्या कहते हैं उसको, एक्सपेंसेज भी, और प्रीपेड इनकम भी और प्रीपेड एक्सपेंसेज भी, दोनों को हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास आज दो टॉपिक में से पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग की बात करूं, यह है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इसका मतलब होता है अदत्त। देखिए अब ये जो आउटस्टैंडिंग है वो दो नेचर के हो सकते हैं। एक आउटस्टैंडिंग का जो नेचर है वह इनकम हो सकता है, एक एक्सपेंसेज। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं एक्सपेंसेज, एक तरफ लिख देता हूं इनकम। पहले समझिए। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज से बन जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। मतलब इसका मतलब हो गया अदत्त या बकाया खर्च। सर क्या मतलब, अदत्त या बकाया खर्च हम किसे कहेंगे? बेटा ध्यान से समझना मेरी बात, लिखते हैं पहले समझ लो। अदत्त या बकाया खर्च का मतलब होता है वैसा खर्च जो साल के अंतिम दिन तक अभी तक पे आउट नहीं किया गया है। मतलब वैसे खर्च जो साल खत्म होने वाली है, मेरी करंट ईयर चालू वर्ष खत्म होने वाली है, फिर भी आखिरी दिन तक जिसका पेमेंट हम नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कहते हैं। नॉर्मल बात, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज मतलब वैसी खर्च जो साल के अंतिम दिन तक साल के अंतिम दिन तक पे नहीं किया गया हो। तो वैसे खर्च को आउटस्टैंडिंग खर्च या एक्सपेंसेज कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अर्थात बकाया खर्च कहते हैं। बात समझिए क्या कहा हमने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का मतलब मैंने कहा वैसे खर्च जो साल के अंतिम दिन तक। तो ये जो साल है सर, ये साल होगा, वो होगा करंट ईयर। क्या होगा? करंट अर्थात चालू वर्ष, करंट ईयर, अपना चालू वर्ष जो होगा वो चालू वर्ष। कोई दिक्कत? चलिए इस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए रेंट, सैलरी एक्सेट्रा, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं जो मान लीजिए देने थे हमने दिया नहीं। जैसे मान लीजिए मतलब मेरा रूम रेंट देना था, मैंने दिया नहीं, साल के अंतिम दिन आ गया 31 मार्च, मान लो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2022 की बात करूं, मान लो मैंने दिया नहीं था उस समय, है कि नहीं। तो मान लीजिए एक मिनट के लिए वो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग रह गया, बकाया रह गया, देना बाकी रह गया, वो मेरा खर्चा है। तो ऐसे खर्चे को हम लोग कहेंगे आउटस्टैंडिंग खर्च। तो सर इसका एंट्री, तो वही बात, कोई बात नहीं बेटा। जर्नल एंट्री क्या होती है? तो देखो जर्नल एंट्री, आउटस्टैंडिंग खर्च अगर रह जाए तो हो जाता है एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट। मतलब सर क्या, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट।
तो देखिए कैसे समझाता हूँ इसको, देखिए अच्छे से। जैसे मैंने कहा कि मैंने रेंट मेरा आउटस्टैंडिंग रह गया, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 5,000। भाई रेंट बकाया रह गया 5,000 इस साल का, अंतिम दिन की बात कर रहा हूँ। कैसे लिखूंगा सर? तो रेंट खर्चा, तो रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 से टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट फॉर्म में ओएस लिखते हैं हम लोग, ओके। आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट फॉर्म में ओएस लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट हो गया भाई 5,000। क्या सर इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ? तो मैं बताता हूं बेटा, ये हमारे पीएल के डेबिट साइड में चला जाएगा खर्चा के रूप में आराम से। आगे बात करेंगे जब हम लोग पीएल फाइनल अकाउंट बनाएंगे उस समय हम लोग को पता चलेगा रेंट हमारी एक्सपेंसेस है वो पीएल के डेबिट साइड में चला जाएगा। और ये आउटस्टैंडिंग जो रह गया वो मेरी जिम्मेदारी बन गई लायबिलिटी। और लायबिलिटी अकाउंट याद करो, लायबिलिटी अकाउंट हमेशा क्रेडिट होती है ना। तो लो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रेडिट हो गई है ना। तो ये रही हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज की एंट्री है ना। आगे हम लोग बात करते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम पर। चलो इस पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा आगे अपना दूसरा पहलू आउटस्टैंडिंग इनकम का। सर आउटस्टैंडिंग इनकम का क्या मतलब? तो आउटस्टैंडिंग इनकम, दूसरा टॉपिक क्या है? आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब अदत या बकाया आमदनी। क्या मतलब सर? अदत या बकाया आमदनी, क्या मतलब सर इसका? हाँ बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोगों को कुछ इनकम होने वाले थे, आने वाले थे पैसा किसी के रूप में, और वो पैसा हमें मिला नहीं, है कि नहीं? पैसा आने वाला था पर हमें मिला नहीं। लेकिन बेटा जब इनकम आउटस्टैंडिंग रह जाती है तो उसका एक अलग नाम हो जाता है बेटा, उसे आउटस्टैंडिंग इनकम के नाम से जान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके एक अलग नाम दे दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्रीव्ड इनकम। एक्रीव्ड इनकम, ये आपके बुक में यही दिखा होगा। एक्रीव्ड इनकम मतलब उपार्जित आय, यही है आपके बुक में यही दिया होगा, ठीक है ना बेटा। उपार्जित आय, आपको आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं दिखाई देगा वहां, वो हो जाएगा उपार्जित आय, मतलब एक्रीव्ड इनकम वहां लिखा है ना। चलिए तो इस पर बात करते हैं, इसका क्या मतलब सर? तो मैं बता दूं, वैसी आय, आय या आमदनी याद रखिएगा, वैसी आय मतलब इनकम जो हम कमा चुके हैं, क्या कर चुके हैं? कमा चुके हैं, परंतु साल के अंत तक प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त नहीं हो पाया है। सर क्या मतलब? बेटा मान लो, एग्जाम्पल देता हूं उसको समझिए। मान लो कोई रतन लिमिटेड है, उसने बोला कि भैया आप 10,000 रुपये की माल बेच दो जिसमें से 10% आपको कमीशन दे दूंगा मैंने क्या करा, उसका 10,000 की माल बिकवा दी, पर उसने साल के अंतिम दिन तक मुझे कमीशन नहीं पहुंचाया। तो बताओ मेरा 1,000 रुपया 10% उसका बनता है सामने वाले बंदा का यहाँ, पर हमारे को उसने दिया नहीं। जब उसने दिया नहीं तो मेरा इनकम तो इनकर्ड हो चुकी है, हम कमा चुके हैं पर हमें साल के अंतिम दिन तक मिला नहीं है। तो ऐसे इनकम को हम लोग कहेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम, और इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम के साथ साथ इनकर्ड इनकम भी कहते हैं, और एंट्री इनकर्ड इनकम से करेंगे। आउटस्टैंडिंग भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है। अरे बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, भागना मत, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे। सर एग्जाम्पल मैंने कहा एक्रीव्ड इनकम या एक्रीव्ड कमीशन लिख देता हूं, एक्रीव्ड कमीशन रुपीज, सॉरी पहले इसका एंट्री कर लेते हैं हम लोग। भाई एंट्री क्या होगा सर? जर्नल एंट्री क्या होगा? तो देखो जर्नल एंट्री होता है, जर्नल एंट्री। देखो जैसे आउटस्टैंडिंग, कॉमन सेंस लगाओ, आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी हो जाती थी एक्सपेंसेज वाला, तो आउटस्टैंडिंग इनकम वाली तो हमारी तो इनकम हो गई, हमारी संपत्ति हो गई, नहीं हो गई? और जहां से जो सोर्सेस हमारी इनकम का है जो आने वाला था वो आया नहीं,
तो कोई बात नहीं, उसको हमको तो पीएल अकाउंट में ले जाना है भाई भविष्य में, तो उसे तो हम इनकम में शो आउट करवाएंगे। इस समय ही पीएल अकाउंट बना रहे होंगे, हम लास्ट दिन बैठे हुए हैं, अकाउंटिंग के लास्ट दिन है ना, तो पीएल अकाउंट बना रहे होंगे, तो पीएल में प्रॉफिट को दर्शाना है, तो प्रॉफिट दर्शाएगी भाई क्रेडिट नेचर का। तो इसे क्या साबित होता है सर? तो इसे ये साबित होता है बेटा कि इसका एंट्री ये होता है। एक्योर्ड इनकम जो है, देखिए मैं लिख देता हूँ एक्रूड, या एक्योर्ड बोलते हैं इसको, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। अगर इनकम है तो डेबिट, या इसी को हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, कि जिस सोर्सेस से पैसा आने वाला है, जिस सोर्सेस से पैसा आने वाला है। देख लो क्या होता है एंट्री, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, या इसी को आउटस्टैंडिंग इनकम भी लिखा जा सकता है, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू सोर्स ऑफ इनकम, मतलब टू इनकम अकाउंट। तो सर इनकम का मतलब, तो मैं कहूँ बेटा विद नेम, ये सब क्या होगा, इनकम जो है ये विद नेम होगा ना, अपने नाम से। इनकम या एक्सपेंसेज अपने नाम से ही डेबिट या क्रेडिट होता है, ये बात आपको मैंने पहले ही बता रखा है। जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन, सर एक्रूड कमीशन का मतलब क्या? तो एक्रूड कमीशन को ये मतलब होता है कि बेटा मेरा कमीशन मिलने वाला था और मिला नहीं, ₹10,000, मान लो 10,000 की बात है, क्या लिखूँ सर? तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम का मतलब कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन और अकाउंट डेबिट, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्रूड, क्या लिख सकते हैं एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। बनाते हैं ना इनकम को इनकम के नाम से, तो कमीशन को कमीशन के नाम से मैंने लिख दिया कितना, अमाउंट 10,000, अमाउंट क्रेडिट में भी 10,000, दोनों में से कोई लिख सकते हैं एक्रूड। लेकिन समस्या होता है बेटा कि आउटस्टैंडिंग, सर आप क्यों नहीं कहते कि आउटस्टैंडिंग लिखे, एक्रूड क्यों लिखते हैं? तो बेटा देखो हमने अभी बताया, हम थोड़ा देर पहले ही आपको, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं, और सामान्यतः रेंट कमीशन ये सब एक्सपेंसेस में आती है, सैलरी वगैरह सब कुछ एक्सपेंसेस में आती है, जिससे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है कि यह जो आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग कमीशन है वो किस नेचर का है भाई, डेबिट हो रहा है, खर्चा नेचर का या इनकम नेचर का, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बाद में क्रिएट करने लगता है समझने में, इसलिए इसका नाम ही बदल दिया जाता है और उसको बता दिया जाता है कि ये एक्रूड कमीशन है। और एक्रूड कमीशन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपार्जित आय है, और उपार्जित आय है मतलब हमारा इनकम बकाया रह गया है। बात खत्म, एंड आउट्स। तो चलिए अभी हम लोगों ने एक पहलू देखा आउटस्टैंडिंग का, है ना, आउटस्टैंडिंग का पहलू देखा, और इसी पर इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं प्रीपेड, ठीक है ना, प्रीपेड में वही दोनों इनकम और एक्सपेंसेस। तो चलिए इसको पहले बढ़ते हैं हम लोग अपना अगले टॉपिक की तरफ, और अपना अगला टॉपिक क्या है, प्रीपेड। क्या है, प्रीपेड। वही सर प्रीपेड का मतलब पूर्वदत्त, सर पूर्वदत्त का मतलब समझ नहीं आया तो मैं बता दूं, पहले ही दे दिया गया, पहले ही दे देना या प्राप्त कर लेना, पहले ही प्राप्त कर लेना। तो सर प्रीपेड भी दो तरीके की, हाँ बिल्कुल, प्रीपेड भी दो तरीके की, प्रीपेड एक्सपेंसेज भी हो सकता है और प्रीपेड इनकम भी। एक्सपेंसेज को पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूँ लोग, एक्सपेंसेज खर्च और इनकम दोनों हो सकता है प्रीपेड। क्या जरूरी है कि प्रीपेड में केवल एक्सपेंसेज ही हो? नहीं, प्रीपेड में कोई कोई मुझे एडवांस में पैसा भी दे जाते हैं, है ना, किसी के रूप में, कमीशन वगैरह मिलने से पहले ही, कमाने से पहले ही कोई मुझे दे गया, तो क्या करेंगे सर? बात करते हैं खुल के बेटा। दो टॉपिक अपना प्रीपेड में, एक है प्रीपेड एक्सपेंसेज, सर क्या, तो पूर्वदत्त खर्च, खर्च पूर्वदत्त खर्च मतलब क्या सर? तो वही मतलब वैसी खर्च जो अगले साल से संबंधित हो, अगले साल, नेक्स्ट ईयर, लिख देता हूं नेक्स्ट ईयर, अगले साल से संबंधित हो, परंतु जिसे इसी साल, करेंट ईयर, इसी साल, दैट मीन्स करेंट ईयर, करेंट ईयर इसी साल, है ना, में पे कर दिया गया हो, पे
कर दिया गया हो। सर क्या मतलब? हाँ बेटा बिल्कुल सही सुना तूने। मतलब वैसा खर्च जो है अगले साल का, इस साल का है ही नहीं, पर मैंने उसे इसी साल पे आउट कर दिया। कभी कभी बच्चे सोचने लगते हैं यार जनवरी में सर बिजनेस स्टार्ट किया, फरवरी का पैसा दे दिया मैंने, तो क्या इसको प्रीपेड मान लो? नहीं बेटा, प्रीपेड महीने में डिवाइडेड नहीं होती। प्रीपेड का मतलब होता है वो पैसा अगले साल से संबंधित होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर। अगर वो अगले महीने से संबंधित है वो प्रीपेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे प्रीपेड मत मारिए, क्योंकि साल के अंतिम दिन तक अकाउंटिंग चलती है, साल के अंतिम दिन तक चलती रहती है अकाउंटिंग, है ना। तो जब साल के अंतिम दिन तक अकाउंटिंग चलती है और साल के अंतिम दिन आने से पहले ही आप प्रीपेड मान लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, हम साल के अंतिम दिन बैठे हुए हैं और अभी तक वो पैसा जो हम उसको दे दिए हैं वो उसने चुका नहीं पाया है, उसका पूरी तरह मेरा पैसा नहीं कट पाया है और वह अगले साल चला गया। कब चला गया? अगले साल के लिए वो पैसा चला गया। तो सर अब वो प्रीपेड है, क्या है? प्रीपेड है, और मैंने मेरा खर्च है तो मेरे प्रीपेड खर्च हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे। और याद रखना बेटा, जो पैसा आपने खर्च करा ही नहीं, जो आपकी एक्सपेंसेस हुई नहीं, वो पैसा आपने दे दिया तो तत्काल के लिए तो हमारी संपत्ति हुई ना, उसका फायदा हम भविष्य में उठा सकते हैं, एक साल और, उसमें एक साल है ना फायदा बचा हुआ, तो प्रीपेड हमारी संपत्ति होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेज हमारी संपत्ति होती है। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए उसका एंट्री देखते हैं। सामान्य तो देखो बड़ा कंफ्यूजन होता है सर इसमें, कि इसका एंट्री जो बुक में दिखा है उस एंट्री में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये किसने तो डायरेक्ट कर दी है, मुझे समझ नहीं आया, क्या प्रीपेड में अगर दिया तो कैसे गया होगा? हाँ बिल्कुल, सुनो बेटा एग्जांपल देता हूँ, उसको समझो। पहले तो मैं एंट्री लिख देता हूँ इसका प्रीपेड का, तो जर्नल एंट्री। भाई प्रीपेड का जर्नल एंट्री क्या होता है सर? तो जर्नल एंट्री लिख लो बेटा। प्रीपेड हमारी संपत्ति बन जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट। सर प्रीपेड एक्सपेंसेज आप लिखते हैं, एक्सपेंसेज क्या? तो बेटा एक्सपेंसेज जो करेंगे आप, रेंट देंगे, सैलरी देंगे तो लिखेंगे प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी। एक्सपेंसेज अपने नाम से ही डेबिट होता है और इनकम भी अपने नाम से ही। बात मैंने कई बार बोला हो, अभी बोल रहा हूं कि कभी भी, कि जब भी प्रीपेड एक्सपेंसेज या प्रीपेड इनकम लगा रहा है, इसका मतलब समझ लेना कि वहां पर उसका नाम आएगा जिस एक्सपेंसेज को तुम कर रहे हो या जिस इनकम तुम्हारे पास आ रही है ना। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज अकाउंट। सर मैं समझा नहीं इसको, प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज अकाउंट। या सर आपने जैसे मान लो कि प्रीपेड में रेंट दे दिए तो वहां तो सर पैसा गया होगा, तो आप लिख रहे हो यार कि प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज अकाउंट, ये क्या मतलब है सर? बेटा इस पर पूरी बात करते हैं, आओ देखते हैं कैसे समझ में आ जाएगी। मान लो कि चलो मैं कहूं रेंट पेड ₹8,000 फॉर प्रीपेड। बहुत अच्छी सवाल है, देख लो अच्छे से कि भाई मैंने दे दिया, रेंट दे दिया 8,000 रुपये गया, तो सर रुपये गया तो आपको लिखना चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसे क्या होता है कि भाई आपने रेंट लिख दिया 8,000 रुपये की और 8,000 रुपये का मतलब रेंट 8,000 रुपये की चुका दी और 8,000 रुपये अपने जेब से चला गया। हाँ बिल्कुल सही बात है ये बेटा, लेकिन यदि आपने ऐसा लिखा तो इससे ये पता चलता है कि इस साल का रेंट आपने दे दिया उसको और ये रुपया तो आपको जेब से निकलकर चला गया। हाँ ये बात सच है, तो सर क्या करें? ये बात तो सच है ना कि इस साल हमारे पास करंट ईयर में ये रेंट दिख रहा है कि भाई 8,000 रुपया उसको दे, मतलब रेंट के नाम पर दे दिया और 8,000 रुपया उसको दे दिया, मतलब 8,000 रुपये हो गया और मैंने उसको रेंट दे दिया। लेकिन बेटा ये रेंट तो अगले साल से संबंधित है ना, तो क्या इस साल के पीएल अकाउंट में इसको दिखाना रिक्वायरमेंट है? क्या जरूरी है? ये मेरे प्रॉफिट को घटा नहीं देगा? ये 8,000 रुपया घटा देगा कि नहीं? हाँ कैश गया है, मैं मानता हूं कि कैश गया था, लिखेंगे कोई बात नहीं है, लिखेंगे इसको। लेकिन इसके लिए एक और अलग से एंट्री कर दिया जाता है बेटा। ये तो फर्स्ट एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री देखो, ये एंट्री क्या कर देते हैं हम लोग कि लिख देते हैं यहां पर प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। कितना से? 8,000 से। टू रेंट अकाउंट 8,000। और यही एंट्री होती है प्रीपेड का। देख लो बस इतना ही एंट्री करना है तुमको, जब भी प्रीपेड के पूछे बस इतना ही करना है। सर नेट इफेक्ट क्या हुआ बताता हूँ बेटा, देखो नेट इफेक्ट, रेंट पहले डेबिट, रेंट क्रेडिट, काम खत्म, इस साल का कोई रेंट नहीं। क्या पीएल अकाउंट में कुछ भी जाएगा? जीरो, कुछ नहीं जाएगा। सर कैसे नहीं जाएगा बेटा? तो देखो कैसे नहीं जाएगा। रेंट मैंने डेबिट किया था 8,000 से और रेंट मैंने क्रेडिट कर दिया, मतलब प्लस किया था
8,000 माइनस कर दिया 8,000, इस साल का रेंट हो गया 0। इस साल में मैंने रेंट दिया ही नहीं। और सच बात है, इस साल का रेंट तो है भी नहीं भाई, मेरा खर्चा है क्या? नहीं है इस साल का खर्चा। जब इस साल का खर्चा ही नहीं तो मैं इस साल का खर्चा उसको मानूं ही क्यों? बिल्कुल सही। तो सर अपने तो पैसा गया, तो बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं बेटा। अल्टरनेटिव इफेक्ट क्या बन गया? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। हाँ भैया, प्रीपेड रेंट हमारी संपत्ति के रूप में आ गई और 8,000 रुपये अपने जेब से निकल कर चला गया। सामान्यतः जब भी आप एंट्री करें तो ये एंट्री नहीं किया जाता, मेरा बात याद रखिएगा। इस एंट्री को आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? तो ये मान कर चला जाता है कि ये ऑलरेडी हो चुकी होगी। जब आपने उसको रेंट दिया होगा उस समय रेंट टू कैश कर चुके होंगे। जब भी प्रीपेड रेंट की बात करें तो डायरेक्टली आपको ये एंट्री करनी है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इसीलिए लिखा जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज अकाउंट, है ना। तो हमने एक पहलू पढ़ ली, इसका भी क्या पढ़ लिया? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रीपेड रेंट। और अपने पास बचा दूसरा पॉइंट, प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेज हम लोग पढ़ लिए, बचा प्रीपेड इनकम। तो चलिए फिर इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे हम। तो चलते हैं हम लोग आगे। अपना दूसरी टॉपिक इसी का है, दूसरा टॉपिक क्या है अपना? प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम सर ये क्या? प्रीपेड इनकम मतलब पूर्वदत्त आय। पूर्वदत्त आय क्या सर? पूर्वदत्त आय का मतलब, हाँ बेटा समझो, वैसा इनकम जो अभी तक हम कमाए नहीं है, मतलब वैसी इनकम जो रियलिटी में हुई नहीं है मुझे और मुझे मिल गया है, ये प्रीपेड हुआ ना। हाँ तो ठीक है, लिख लो। वैसी इनकम, वैसी आय जो हमें इसी साल प्राप्त हो चुका है परंतु इस साल के अंतिम दिन तक हमने कमाया ही नहीं, है ना। मतलब वैसा आय, मतलब इनकम जो इस साल तो हमें प्राप्त हो चुकी है पर वो एक्चुअली में इस साल के अंतिम दिन तक हमने कमाया ही नहीं है। तो सर इसका क्या? तो एक्चुअली में देखिए इसका भी 2 पॉइंट। देखिए बेटा, पहले इसका तो एंट्री हम लोग लिख लेते हैं जर्नल एंट्री की। रियल में इसका जर्नल एंट्री कैसा होता है? जर्नल एंट्री। और फिर एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे। जर्नल एंट्री होता है बेटा, देखो ये इनकम है, प्रीपेड इनकम, एडवांस में पैसा मिल गया। तो एक तरह से बेटा ये है मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। और इनकम अगर मैंने शो आउट कर दिया होगा बुक ऑफ अकाउंट में अपने, जो कि इस साल का संबंधित नहीं है, तो हमारे प्रॉफिट को उस अमाउंट से बढ़ा देगा। तो ये गलत बात है। तो प्रॉफिट को क्रेडिट किए होंगे ना हम लोग इनकम को, तो उसे रिवर्स करके हम लोग पहले डेबिट कर लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग इनकम अकाउंट डेबिट। क्या लिख देते हैं? इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इनकम अकाउंट। प्रीपेड इनकम अकाउंट। सर ये क्यों प्रीपेड इनकम क्यों? बेटा देखो, एक्चुअली में जो पैसा तुमने कमाया नहीं और वो पैसा तुम रखे हुए हो, इसका मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको कमाओ फिर, है ना। तो जिम्मेदारी क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, लो प्रीपेड इनकम क्रेडिट मैंने कर दिया। और जो इनकम आप तुमको मिल चुका है वो इनकम रियलिटी में इस साल का इनकम था ही नहीं और तुमने क्रेडिट किया होगा उसको। और जब तुमने उसको क्रेडिट किया होगा उस साल का है ही नहीं, तो इस साल के प्रॉफिट घटाएगा क्यों? बढ़ाएगा क्यों? तो प्रॉफिट ना बढ़ाए, इसलिए वो क्रेडिट को तुम डेबिट कर दो, जिससे कि नेट इफेक्ट 0 हो जाए, इस साल की कोई प्रॉफिट शो आउट ना हो। चलो फिर एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कैसे सर। तो मैं कहूँ प्रीपेड, या लिख सकता हूँ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। देखो बेटा, इसको इन एडवांस भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ₹10,000 कि तुमको रेंट रिसीव हो गया एडवांस में। तो देखो बेटा, जब जिस समय रिसीव हुआ होगा, साल खत्म होने से पहले बीच में कहीं पर मिल गया होगा, साल के अंतिम दिन तक तुमने उस रेंट को मतलब तुम भरपाई नहीं कर पाए, महीना से ज़्यादा का पैसा ही दे दिया था वो। तो देखो तुम जिस दिन मिला होगा पैसा उस दिन तुमने लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। रेंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? 10,000। लेकिन ये जो 10,000 रुपया है
तुमने साल के अंतिम दिन तक नहीं सधा पाया, मतलब नहीं सध पाया, तुम्हारे रेंट से रह गया, तो तुमको एक तरह से एडवांस में पैसा मिल गया बेटा, ज़्यादा पैसा मिल गया तुमको, जो उचित तुम्हारा पैसा है उससे ज़्यादा, तो अगले साल में इसकी भरपाई करनी है। लेकिन अगर तूने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो देखो क्या होगा, ये जो रेंट है, रेंट रिसीव, ये तुम्हारी प्रॉफिट को 10,000 से बढ़ा रहा है, और ये कैश तो ठीक है, कैश तुम्हारे पास बिजनेस में है, 10,000 रुपया तो तुम्हारा कैश भी बढ़ गया हुआ है और वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो ये इनकम है, ये इनकम पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड को बढ़ा देगा, जो कि एक अनुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुचित। इसीलिए इसके एक रिवर्स एंट्री करके क्या कर दिया जाता है, दूसरा क्या कर दिया जाता है, रेंट रिसीव्ड, अर्थात मैं कह सकता हूं, दूसरा में क्या लिख सकता हूं, रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट, टू प्रीपेड रेंट अकाउंट। सर अल्टीमेटली इसका नेट इफेक्ट बताइए क्या हो गया, अभी बताता हूं बेटा, देखो अच्छे से। मैंने रेंट रिसीव को क्रेडिट किया था, डेबिट किया, काम खत्म, डेबिट क्रेडिट काम खत्म, जीरो, आप कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा। और देखो तुमने कैश प्राप्त किया है 10,000 रुपया टू प्रीपेड रेंट, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट, यही तो बच गया। और प्रीपेड रेंट तुम्हारी पीएल में नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, ये तुम्हारी लायबिलिटी है, तुम्हारी लायबिलिटी साइड में दर्शाने लगेगा कि भाई तुम्हारा जो ये प्रीपेड में रेंट है, इसी को हम लोग रेंट रिसीव्ड इन एडवांस भी बोल सकते हैं, रिसीव्ड इन एडवांस। तो टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पे ये भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे क्या, ज़्यादातर यही लिखता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, ऑल इज क्लियर है ना। देख लो बेटा, टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हैं, जिससे क्या हुआ, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड या टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हुआ, ये हमारी जिम्मेदारी हो गई, और जिम्मेदारी हमेशा क्रेडिट होता है ना। तो आज हमारी जो टॉपिक थी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, ये दोनों क्लियर हम लोगों ने कर ली। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, है ना। इसकी बहुत सारी टॉपिक होती है जिसको हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, और फिर हम लोग आगे अपने अग्रसर रहेंगे अपने ही पथ पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप लोगों की कमेंट्स नहीं आती, मनोबल टूट जाता है। देखिए वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, है ना, और खुश रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है ना। हंसते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को मुझे ज़रूर बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है मुझे, कोई बात नहीं है, मैं पर्सनली व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जस्ट थोड़ी दिन वेट कर लीजिए, मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, है ना। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।